तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड दिस इज सोन प्रसाद and I'm in CA final. In this particular video, we are going to learn your second chapter, which is the scope of total income and residential status. So, are you guys ready? In this particular video, we are going to learn everything, each and every word in a very detailed way. So, this video is going to be in Hindi and English, both mix of both language. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम इसमें सीखने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप जैसे कि चैप्टर का नाम है ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम है रेजिडेंशियल। ठीक है, तो उसके अंदर दो पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या रहेगा, दो पार्ट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट विल बी स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड द सेकेंड पार्ट विल बी रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, बट हम सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस को पढ़ेंगे एंड देन सेकेंड हम उसको पढ़ेंगे। इसको आप फर्स्ट करो एंड इसको आप सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस को सब पढ़ेंगे, देन स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये दोनों का दोनों जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। तो बेसिक रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा आपका, इसका मतलब क्या है कि ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, ये जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस आप डिटरमाइन करोगे तब। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइन फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। मतलब सेपरेटली मतलब देखो हमने मैंने आपको बेसिक में ही बताया था कि भाई पर्सन में कौन कौन आता है। पर्सन में ये लोग आते हैं, टोटल 7 लोग आते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको हम HUF बोलते हैं शॉर्ट में इस चैप्टर में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको हम AOP बोल के चलेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसको हम BOI बोल के चलेंगे, फर्म, फर्म का मतलब रहेगा आपका पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, कंपनी, और AJP मतलब आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। तो ये हो गया आपके 7 पर्सन जो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है कि भाई जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे तो इन सभी लोगों का, इंडिविजुअल का, लेट्स से है ना, HUF का, BOI का, इन सभी लोगों का सेपरेटली कैलकुलेट होगा, सभी लोगों का अलग अलग कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। ये क्या कहता है सर, ये वाला पॉइंट, ये रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, वो दोनों के दोनों सेपरेट कॉन्सेप्ट है। आपको लगेगा कि ये दोनों सेम है, बट इन दोनों को आपको दिमाग में सेपरेट रखना है। सिटीजनशिप किसी कंट्री की वो अलग कॉन्सेप्ट है, और रेजिडेंशियल स्टेटस जो कि हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अलग पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो हमने फर्स्ट जो चैप्टर था आपका उसमें हमने बेसिक में पढ़ा था भाई कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो प्रीवियस ईयर की हम जो कैलकुलेशन करते हैं, किसी की इनकम निकालनी होती है किसी भी पर्सन की, तो हम प्रीवियस ईयर की निकालते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर की इनकम निकलेगी तो प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस भी प्रीवियस ईयर का ही निकलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये पॉइंट ये कहता है कि ऑलवेज जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकलता है वो प्रीवियस ईयर का निकलता है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन is determined for every previous year because it may be changed from year to year. ये पॉइंट क्या कहता है कि देखो रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर, अभी मैंने क्या बताया, प्रीवियस ईयर आपका प्रीवियस ईयर में कैलकुलेशन होती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में किसी भी पर्सन की टोटल इनकम या जो भी है ग्रॉस टोटल इनकम निकाली जाती है, प्रीवियस ईयर में हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और तो प्रीवियस ईयर में जो है कि रेजिडेंशियल स्टेटस भी आपको प्रीवियस ईयर का ही कैलकुलेट करना है। ये हमने पिछले पॉइंट में पढ़ लिया। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि हर साल निकलेगा रेजिडेंशियल स्टेटस किसी का, हर साल आपको पर्सन का हर बार निकालना है। ये नहीं कि एक बार निकाल दिया वो पूरे लाइफ टाइम चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस आपको किसी भी पर्सन का निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, पर्सन मे बी रेजिडेंट फॉर मोर देन वन कंट्री, मे बी रेजिडेंट फॉर मोर देन वन कंट्री फॉर
एनी प्रीवियस ईयर ऐसा पॉसिबल है कि एक पर्सन जो है इंडिया का भी रेजिडेंट है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि जो रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है ना, रेजिडेंट का वो कहा है इनकम टैक्स एक्ट में दिया, सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही, ठीक है, दिमाग से सिटीजनशिप निकाल दें, हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल। तो वो किसी और कंट्री के लिए भी रेजिडेंट हो सकता है उनके इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हम बात करें इंडिया के इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पर्सन क्या हो सकता है, किसी किसी और कंट्री का भी रेजिडेंट हो सकता है, तो हमें किसी और कंट्री का रेजिडेंट है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि भाई हमारे कंट्री के लिए क्या वो रेजिडेंट है या नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। ये पॉइंट कहता है, ठीक है। 6 पॉइंट क्या कहता है कि इट इज ड्यूटी ऑफ एसएससी टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, टू इनेबल हिम टू डिटरमाइन हिज करेक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये क्या कहता है कि भाई एसएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, ताकि वो हो क्या होगा, इससे हम रेजिडेंशियल स्टेटस असेसिंग ऑफिसर सही से करेक्ट डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं भाई किस चीज की, रेजिडेंशियल स्टेटस की, ठीक है। तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रेजिडेंशियल स्टेटस हर पर्सन का अलग अलग निकलता है, यानी कि सर फर्म का अलग निकलेगा, कंपनी का अलग निकलेगा, इंडिविजुअल का अलग निकलेगा। तो अब हम पढ़ने वाले इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल का, ठीक है। हम किसका पढ़ेंगे, इंडिविजुअल का, रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का। तो सर रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो देखिए ये मैं कवर कर देता हूँ, आपको सिर्फ इतने पेज पे ही देखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल, ठीक है, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है समझने के लिए। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल का होगा, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो रेजिडेंट कब होगा, इफ ही सेटिस्फाई एनी एनी वन बेसिक कंडीशन, एनी वन बेसिक कंडीशन। और ये बेसिक कंडीशन क्या है, ये बेसिक कंडीशन आपको दी हुई है। ये पहली वाली कंडीशन क्या कहते हैं, ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज, 182 डेज, एटलीस्ट 182 डेज का सर क्या मतलब है, एटलीस्ट 182 डेज का मतलब कम से कम 182 डेज और मोर, मतलब इसको दूसरे लैंग्वेज में कहूँ तो 180 डेज और मोर, 180 डेज और मोर, यानी कि पहले पूरा समझते हैं, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस। यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही हैं, तो एक तो दिख रहा है एटलीस्ट 182 डेज, दूसरा आपको समझना है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब है जिस ईयर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर है, जिस ईयर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर कैलकुलेटिंग रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर, ऑलवेज आपकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस जो आप डिटरमाइन करोगे वो कब की करोगे, प्रीवियस ईयर। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज यू आप कैलकुलेशन 2024 2025 के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहे हैं एटलीस्ट 182 डेज और मोर, मतलब 182 डेज तो होना चाहिए, अगर 181 है तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा, मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। ये हम क्या पढ़े, दो कंडीशन है, ये कंडीशन है, ठीक है, ये दो कंडीशन, पहली वाली कंडीशन पढ़े तो 181 डेज अगर है तो नहीं लगेगा प्रोविजन, 182 डेज हो गया तो ये प्रोविजन लग जाएगा, 183 डेज हो गया तो ये प्रोविजन लग जाएगा, 183 डेज लग जाएगा, 182 डेज भी हो गया तो लग जाएगा, 180 200 हो गया तो 200 डेज तो भी लग जाएगा, मतलब 182 डेज और उससे ज्यादा, 182 डेज और उससे ज्यादा, क्लियर है। वो भी किस रेलेवेंट प्रीवियस में मिलेगा, ठीक है, जिस ईयर का आप कैलकुलेट करें, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद मैंने लिखा और, या तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाए या सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाए। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि ही मे स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये बात कर रहा है 60 डेज हो आपका प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, जिस रेलेवेंट प्रीवियस का डिटरमाइन करें उसमें 60 डेज और 60 डेज और मोर, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या, एंड दो चीजें, 60 डेज तो ये हो गया, एंड 365 डेज और मोर, 365 डेज और मोर ड्यूरिंग फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सर इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक आपको टर्म आ रहा है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ ये पॉइंट क्या कहता है।
4 preceding previous year। ये कहता है एटलीस्ट 60 डेज एटलीस्ट 60 डेज, जो सेकंड कंडीशन है, हम बात करें सेकंड कंडीशन की, ठीक है, 60 डेज हो, ठीक है, प्लस ये कब देखना है आपको, प्रीवियस ईयर में देखना है, जिस प्रीवियस ईयर की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरा आपको इस प्लस आपको एक और चीज चेक करनी है, 365 डेज और यहाँ पे भी क्या है 60 ईयर मोर, कम से कम 60 और उससे ज्यादा हो तो और अच्छा है, 65 डेज और मोर, और ठीक है। ये कब है, फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस। सर इसका क्या मतलब है, सपोज प्रीवियस ईयर हम अपना ले लेते हैं 2024 25, ठीक है। अब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले के 4 सालों में, 2024 2024-25 के पिछले वाले, पिछले जस्ट उसके पीछे वाले, जस्ट उसके पीछे वाले 4 साल, जस्ट उसके पीछे वाले 4 साल। तो प्रीवियस ईयर पिछले का 4 साल कौन सा हुआ, 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23, करेक्ट, प्रीवियस ईयर 21-22, 20-21, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हो गए 4 साल। ये है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब, ठीक है, जस्ट उसके पिछले के 4 साल, जस्ट उसके पिछले के 4 साल, ठीक है। तो ये है, तो आपको समझ आया 60 डेज और मोर, और ठीक है 65 प्लस 65 डेज और मोर ड्यूरिंग फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, समझ में आता है। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। हाउ इन फॉलोइंग केसेस, अब अगला पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट क्या कहता है कि हाउ एवर इन फॉलोइंग केसेस सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब सर ये हमने यहाँ पे पढ़ा, दो कंडीशन है, 182 डेज वाला, एंड सेकंड कंडीशन है 60 डेज प्लस 365 डेज वाला, ये दो कंडीशन है, ठीक है, ये दो कंडीशन है। तो कह रहा है सेकंड वाला कंडीशन इन स्पेशल केसेस में एप्लीकेबल नहीं हुआ। कौन से केसेस हैं जिसमें सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो है क्रू मेंबर पहला, दूसरा इंडियन सिटीजन लीव इंडिया, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, कोई पर्सन है जो कि इंडिया को छोड़ रहा है, ठीक है, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, जॉब और बिजनेस दोनों हो सकता है, ठीक। तीसरा इंडियन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इंडिया फॉर विजिट, कम्स इंडिया फॉर विजिट, कौन कौन, दो लोग यहाँ पे, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सर अब इसका क्रक्स बताओ, उसका क्या मतलब है, दोबारा से एक बार और। तो ये कह रहा है कि ये जो सेकंड, इन तीनों केसेस में, इन तीनों केसेस में सेकंड वाला जो कंडीशन है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मीन्स उसको दूसरे वे में कहें तो इन तीनों का रेजिडेंशियल स्टेटस जब आप डिटरमाइन करोगे ना, क्रू मेंबर का, इंडियन सिटीजन का जो कि छोड़ के जा रहा है इंडिया, तीसरा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि विजिट करने के लिए इंडिया में आ रहे हैं, इन तीनों का जब आप कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ आप पहला कंडीशन लगाओगे, सिर्फ आप फर्स्ट कंडीशन ही लगाओगे, ठीक है, सिर्फ 182 डेज वाला ही कंडीशन चेक करोगे, सेकेंड वाला कंडीशन नहीं चेक करोगे। क्लियर होता है। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब लिखा हुआ है, क्या होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब, क्या होता है, ही और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ही मतलब खुद जो इंडिविजुअल है जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हो, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है, वो, या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, कब बॉर्न हुए थे, बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, कब बॉर्न हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था उससे, उस उस टाइम वो बॉर्न हुए थे, तो वो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, चलेगा। तो ये पॉइंट आई होप कि ये रेजिडेंशियल स्टेटस का पहला स्टेप, इसका नाम मैंने दिया फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे तरीके से।
ठीक है, ये हमने पढ़ लिया बेसिक, इसको हम बेसिक कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी में देखो, अगर मान लो ये जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट कब कहलाएगा, जब इसने ये दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर, मान लो दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो उस पर उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको कहेंगे नॉन रेजिडेंट। तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन रेजिडेंट। मैंने यहाँ पे लिखा इफ ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशंस, इफ ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशंस, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको नॉन रेजिडेंट बोल देंगे। मतलब दोनों ही कंडीशंस उसने फुलफिल नहीं करी, तो हम उसको डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट बोल देंगे। ठीक है, समझ में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इफ इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट। ठीक है, अब ऊपर वाले जो हमने पढ़ा रेजिडेंट, मान लो इसमें से इन दोनों में से कोई भी कंडीशन उसने फुलफिल कर दी, तो वो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। तो रेजिडेंट बन गया, तो हम उसको वी हैव टू फर्दर डिटरमाइन वेदर ही इज क्या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और या तो ये क्या बन जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। हम इसको शॉर्ट में ROR और इसको शॉर्ट में RNOR भी बोलते हैं। RNOR मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, ठीक है, हमको फर्दर इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सर कैसे कैटेगराइज करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इफ ही सेटिस्फाइड बोथ द एडिशनल कंडीशंस, यहाँ पे दो कंडीशन एडिशनल कंडीशन बताई गई है। अगर दोनों की दोनों बोथ एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, बोथ एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर होता है। ठीक है, तो सर ये दो कंडीशन है कौन सी, ये पहली कंडीशन है आपकी, ही मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years ड्यूरिंग 10 preceding previous year। यहाँ पे फिर से बात हो रही है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की, फिर से ध्यान देना है यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, प्रीसीडिंग। एक यहाँ पे बात हो रही है प्रीसीडिंग प्रीवियस, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, पिछले के, वहां पे था 4 साल, यहाँ पे है 10 साल। तो जो पिछले के 10 साल है, जो प्रीवियस ईयर है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जिसको बोलते हैं, जिसके लिए आप कैलकुलेशन करें, जिसके लिए आप डिटरमाइन करें रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके पिछले के साथ उसके पिछले साल, ठीक है, उसके पिछले साल, यहाँ पे क्या 10 साल, तो यानी कि जस्ट उसके पिछले 10 साल वाले हैं, उसमें वो 2 years के लिए क्या रेजिडेंट था, सर रेजिडेंट था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रेजिडेंट के लिए आप क्या, कौन सा कंडीशन देखते हो, ये दो कंडीशन थे, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कौन सा रेजिडेंट है। इन दोनों में से कोई भी वो कंडीशंस पिछले 10 सालों में, इन दोनों में से जो ये वाला कंडीशन है फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों में से कोई भी वो कंडीशन फुलफिल करता है मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस का मतलब पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल अगर वो ये कंडीशन मीट करता है, तो वो तो पहला वाला कंडीशन आपका फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सेकंड कंडीशन, यहाँ पे एंड है, ठीक, यहाँ पे क्या है, वो एंड लिखा हुआ है ना, एंड यानी कि दूसरा कंडीशन भी। तो सेकंड कंडीशन क्या है, ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज, ठीक है, 730 डेज के लिए कब, डेरिंग, यहाँ पे भी सेम 7 प्रीसीडिंग पीरियड, यानी कि यहाँ पे बात हो है पिछले के 7 प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 7 सालों में वो 730 दिन स्टे करता है इंडिया में, 730 दिन स्टे करता है इंडिया में, तो उसको ये सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आप इसको क्या कहोगे, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आप इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे कि भाई ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, आपको ये क्लियर है। यहाँ पे देखो, मैंने सेकंड पॉइंट में मैंने ये लिखा हुआ, if he does not satisfy both additional condition, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, वो क्या बन गया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, या सॉरी, यहाँ पे तो आपको दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो क्या बन जाता है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो, ठीक।
अब बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन। इसका मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप गौर करोगे तो स्टेप 2। स्टेप 2 आपने यहाँ पे नाम क्यों दिया हुआ है सर? क्योंकि देखो स्टेप 1 में हमने पता करा या तो वो रेजिडेंट होगा या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, है ना, ये तो पता करा। हाँ जी सर। तो अगर वो रेजिडेंट है, अगर वो बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है या कोई भी पर्सन है वो रेजिडेंट है, तो हम उसको, हम सॉरी यहाँ पे हम बात करें इंडिविजुअल की, राइट, सिर्फ इंडिविजुअल की बात करें तो अगर वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, अगर वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो हम उसको फिर फर्दर कैटेगराइज करते हैं, या तो वो, या तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, या तो वो दूसरा रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, राइट, हम नहीं, इसलिए इसका सेकंड स्टेप भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर वो सेकंड स्टेप कब नहीं लगेगा, तो सेकंड स्टेप कब नहीं लगेगा, जब वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। अगर वो रेजिडेंट बनता है तो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, तब वो हमको फर्दर कैटेगराइज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अब बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन की। सर स्पेशल प्रोविजन क्या है? स्पेशल प्रोविजन मतलब ऊपर वाले पॉइंट्स की कुछ एक्सेप्शंस, मतलब ये बिल्कुल पॉइंट ऊपर से बिल्कुल सेपरेट पॉइंट है, ठीक है। वन सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ जी, तो स्पेशल पॉइंट में क्या है, दो पॉइंट्स है, बहुत आसान आसान से, सिंपल सिंपल से दो पॉइंट्स है। ये दो पॉइंट क्या है? इफ इन केस ऑफ, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन इंडियन ओरिजिन, यहाँ पे दो लोग की बात करी गई है, ठीक है। इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स इंडिया फॉर विजिट having total income फ्रॉम इंडियन सोर्स। इंडियन सोर्स का मतलब सर क्या है, अभी समझेंगे, ठीक है। अदर देन, अदर देन, अदर देन इन अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, ठीक है, exceeding 15 lakh in previous years shall also become a resident but not ordinary resident if shall also become resident but not ordinary resident। आर आर एन ओ आर का आपको मीनिंग याद रखना है, ठीक है, ठीक है, मैं बोलूंगा अभी, आपको याद भी रखना है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि कोई, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था, इंडियन सिटीजन को, इंडियन सिटीजन मतलब पास सिटीजनशिप है इंडियन की, ठीक है, इंडिया की। तो ये दो लोग हैं, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अगर इनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो जाती है, 15 लाख से ज्यादा होती है, कब? किसी भी प्रीवियस ईयर में, किसी प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो ही सेल 15 लाख से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रेजिडेंट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अच्छा, कब? ये कंडीशन है आपकी, ये आपको कंडीशन दी हुई है कि स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 120 डेज, एटलीस्ट 120 डेज, फॉर एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये तो हम 120 डेज कब चेक करेंगे? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, प्लस प्लस एंड प्लस 365 डेज और मोर, 365 डेज और मोर कब चेक करेंगे? पिछले के 4 सालों में 365 डेज, ठीक है, पिछले के 4 सालों में 365 डेज और मोर रहा हो तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। और ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इसका मतलब वो क्या बन जाता है? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर आप कह रहे हो कि अगर, अगर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन सोर्स से, सर इसका तो मतलब बताओ, टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स का क्या मतलब है? टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स का मतलब है कि इंडिया में उसका कोई, इंडिया में उसने इनकम कमाई है। इंडियन इंडियन सोर्स का मतलब क्या है? मतलब आप इसको अभी इसको और हम आगे आने वाले पॉइंट्स में कवर करेंगे वो डिटेल में, ठीक है। लग रहा है कि वर्ड्स थोड़े बहुत कट रहे हैं, वन सेकंड, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ क्लियर है, क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ जी, क्या कह रहा था, ठीक है। तो इंडियन सोर्स से मतलब, इंडियन मतलब आप ऐसे समझो कि इंडिया से कमाया उसने पैसा। इंडियन सोर्स का मतलब इंडिया में
या उसका हाउस प्रॉपर्टी है इंडिया में, या फिर उसने सैलरी की इनकम कमाई इंडिया में, या फिर कोई बिजनेस कर दिया, तो ये क्या हो गया इंडियन सोर्स, मतलब इंडिया में कमाया है उसने पैसा, ठीक है, इंडियन सोर्स का मतलब, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, टोटल टोटल इनकम जो कि इंडिया से, फॉरेन वाली इनकम नहीं, फॉरेन वाली इनकम को छोड़ के अदर, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स को हटा, इंडिया से अगर किसी ने 15 लाख से ज्यादा कमाए, 15 लाख मतलब एक्सीडिंग 15 लाख, अगर 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, लाख से सर ज्यादा कितना, मतलब 15 लाख तक है तो, 15 लाख तक है तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा, 15 लाख से ऊपर है, 15 लाख से ऊपर है, 15 लाख से ऊपर होना चाहिए, 15 लाख अगर है तो नहीं लगेगा, ये प्रोविजन कई कंडीशन सर्टिफाई होते, 15 लाख 10,000 है तो, 15 लाख 10,000 है तो ये प्रोविजन लग जाएगा, मतलब 15 लाख से थोड़ा भी 1 रुपए भी ऊपर, 2 रुपए भी ऊपर भी इनकम हुए, या 10,000 रुपए, 15 लाख से ऊपर होना चाहिए, ये प्रोविजन लग जाएगा, ठीक है, समझ में आता है। तो ये प्रोविजन लग जाएगा, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या है आपके पास, कि भाई वो 120 दिन रेलिवेंट पीरियड से अंदर रुके इंडिया में, और प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे होना चाहिए, तब वो क्या बन जाता है आपका, डायरेक्टली आप उसको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलो। तो सर इसका मतलब ये है कि हम ये वाले प्रोविजन नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो क्या हम इस वाले बस फर्स्ट सेकंड फर्स्ट स्टेप नहीं लगाएंगे, यानी फर्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे थे, रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा ये डिसाइड करें, ठीक है, अगर वो रेजिडेंट हो जाएगा तो हम उसको सेकंड वाले स्टेप में ले जाके हम पता कर देंगे वो रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या सेकंड वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, ठीक है, तो ये पता कर रहे थे, तो ये क्या हम ये वाले प्रोविजन पर नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली उसका देखेंगे 15 लाख से ऊपर है, तो क्या हम डायरेक्टली वो प्रोविजन लगा देंगे, तो नहीं, आपको ये प्रोविजन भी लगाने हैं, ठीक है, अगर ये प्रोविजन लगता है तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं लगता है तो उस वाले स्टेप पे जाना है डायरेक्टली आप, ठीक है, वो लोग यहाँ पे भी कवर है, पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो यहाँ पे भी कवर है, इस पॉइंट में भी कवर है, ठीक है, पहले आपको यहाँ चेक कर लेना है, पहले आपको फर्स्ट स्टेप 1 और स्टेप 2 लगा के देखना है, क्या वो यहाँ पे कवर है, अगर यहाँ पे कवर नहीं है तो उसके लिए एक और स्पेशल पॉइंट बनाया गया कि भाई अगर इंडियन सोर्स से उसके 15 लाख ज्यादा है, प्लस उसका स्टे 120 दिन और 365 डेज और मोर है वो, ठीक है, प्रीसीडिंग प्रीवियस है, तो क्या करना है आपको, तो वो डायरेक्टली उसको क्या मान लेंगे, डायरेक्टली हम मानेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, इन केस ऑफ सिटीजन हैविंग टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख, ठीक है, एक्सीडिंग 15 लाख, यहाँ पे भी बात करता है, यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात करता है, ऊपर वाले पॉइंट में दोनों थे, यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजन है, ठीक है, टोटल इनकम इसका क्या हो, 15 लाख से ज्यादा हो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड, ठीक है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ ही is not liable to pay tax in other country, मतलब एग्जांपल हो सकता है, एग्जांपल हो सकता है कि जैसे सपोज कोई इंडियन है, ठीक है, कोई इंडियन सिटीजन है और वो बाहर जाके, मान लो कि वो यूएसए चला गया, यूएसए में जाके, यूएसए में मान लो कि उसको कोई टैक्स नहीं दे रहा, फॉर एग्जाम्पल कोई टैक्स नहीं दे रहा वहाँ पे, और वो इंडियन सिटीजन है, और उसकी इनकम इंडिया में उसकी इनकम कितनी है, 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, एक्सीडिंग 15 लाख, एक्सीडिंग 15 लाख, ठीक है, तो वो फॉरेन कंट्री में भी टैक्स नहीं दे रहा, ठीक है, फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा, तो उसको हम क्या मान लेंगे, डायरेक्टली वी विल ट्रीट, डायरेक्टली वी विल ट्रीट क्या, रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट, ये नोट, यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, देखो रेलेवेंट प्रीवियस का मतलब मैंने पहले बता दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया रेलेवेंट प्रीवियस का क्या मतलब होता है, वहाँ पे ये पॉइंट लिखा होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस इज बीइंग डिटरमाइंड, जिस ईयर का आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो उसकी मतलब है रेलेवेंट प्रीवियस, बाद है सेकंड पॉइंट, पीरियड ऑफ स्टे डज नॉट मीन कंटिन्यूअस स्टे पीरियड, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई पीरियड ऑफ स्टे जो आप देख रहे हैं ना, जैसे कि 182 डेज,
या 365 डेज आपने देखा, ठीक है। तो इनका मतलब कंटिन्यूस पीरियड स्टे नहीं है, मतलब कि आप आए, सपोज कोई आया अप्रैल में, फॉर एग्जांपल कोई अप्रैल में आया, ठीक है, अप्रैल में वापस आया और मई में वापस चला गया, ठीक है। फिर जून में आया, जुलाई, उसका स्टे था अप्रैल में, मई में वो वापस चला गया, ठीक है, वेंट बैक, वेंट बैक, ठीक है। फिर वो आया जून में, फिर जुलाई में भी रहा वो यहीं पे इंडिया में, फिर वो अगस्त में चला गया, ठीक है, वापस वेंट बैक। तो आप पूरा ओवरऑल चेक करोगे पूरे साल, मार्च तक, ठीक है, अप्रैल से लेके मार्च तक आप चेक करोगे। प्रीवियस ईयर तो यही होता है ना, अप्रैल से लेके मार्च। तो फिर आप क्या करोगे, देखोगे पूरे साल में वो इस, बट पूरे साल में कितने दिन आए, ठीक है, वो कंटिन्यूसली देखना कि अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में मिला करके 182 डेज होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 182 डेज आपका कब होना चाहिए, मतलब यहाँ पे स्टे कैसे चेक करना है, पूरे साल भर में वो व्यक्ति कितने दिन इंडिया में स्टे है उसका, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स बोथ डेट ऑफ डिपार्चर। अच्छा, जब पीरियड ऑफ स्टे आप निकालोगे ना, पीरियड ऑफ जब स्टे निकालोगे तो आपको दिया रहेगा कि क्वेश्चन में कि डेट ऑफ डिपार्चर, आपको दिया रहेगा डेट ऑफ डिपार्चर, सॉरी, डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल दोनों ही इंक्लूड करने हैं, दोनों ही काउंट करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डेट ऑफ डिपार्चर, डेट ऑफ अराइवल, ठीक है, दोनों ही आपको काउंट करने हैं, दोनों ही आपको स्टे में, स्टे इन इंडिया आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, पीरियड ऑफ स्टे फॉर क्रू मेंबर, क्रू मेंबर के लिए अपोजिट है, एक्सक्लूड करना है, ठीक है। एक्सक्लूड क्या करना है, देखो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ साइनिंग, साइनिंग ऑफ। क्रू मेंबर क्या होते हैं कि वो साइन करते हैं, जब जब वो क्रू पे जाते हैं, जब वो शिप पे जाते हैं तो उनका साइन होता है और साइन ऑफ होता है, तो वो दोनों डेट आपको एक्सक्लूड करना है, तो ध्यान में रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मिस्टर सैम इज अ सिटीजन ऑफ दुबई, ठीक है, हैज बीन इन इंडिया